हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे। हुमेन का जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है उसके दो पर्पस होते हैं। फर्स्ट पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, और इस ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, जस्ट लाइक पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी etc। और दूसरा जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल व्यक्तियों का जो संगठन तैयार किया जाता है उसका पर्पस लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि वेलफेयर करना होता है, सर्विस प्रोवाइड करना है, जिसको एनपीओ के नाम से जानते हैं। हम बात करते हैं इसकी मीनिंग की, एनपीओ की। तो एनपीओ आर दोज ऑर्गेनाइजेशन हुज ऑब्जेक्ट इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड सर्विसेज और वेलफेयर टू इट्स मेंबर एंड सोसाइटी एट फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशनल रेट। These organizations generally formed for the purpose of promoting culture, art, religion, education etc। एनपीओ आर दोज ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वे संस्थाएं हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि सेवा देना होता है, जन कल्याण करना होता है अपने सदस्यों का और समाज का। ये संस्थाएं मुफ्त में और बहुत ही कम कीमत पे सेवाएं देती हैं, और ये संस्थाएं सामान्यतः कल्चर को, रिलीजन को, स्पोर्ट्स को, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाती हैं। ये संस्था के नाम के साथ साथ चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटी, क्लब इत्यादि जुड़ा होता है। चलिए अब इसके फीचर्स देखते हैं। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, एनपीओ के जो क्रिएशन होता है उसकी जो पहचान होती है वो सेपरेट होता है, मतलब मेंबर से अलग होता है, और इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, अलग वैधानिक अस्तित्व होता है। मेंबर आने जाने से एनपीओ पे किसी प्रकार के इफेक्ट नहीं होते हैं, और इसका रजिस्ट्रेशन नेसेसरी होता है। सर्विस और वेलफेयर, एनपीओ के बनाने का पर्पस, उद्देश्य होता है वेलफेयर करना और सेवाएं देना। फॉर, ये संस्थाएं जो हैं स्वरूप कैसा होता है, ये संस्थाओं के स्वरूप जो है क्लब, सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में होती हैं। मैनेजमेंट, एनपीओ का जो प्रबंध होता है, संचालन होता है, जो मेंबर होते हैं उन्हीं के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं, वही इसका प्रबंध करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, एनपीओ देयर आर मैनी सोर्स ऑफ इनकम। गैर व्यापारिक संस्थाओं के जो आय के साधन हैं बहुत सारे हैं, जिसमें सब्सक्रिप्शन भी है, फी भी है, डोनेशन है, गवर्नमेंट ग्रांट है, इनकम और इन्वेस्टमेंट है, टिकट, सेल ऑफ टिकट्स है, लेजिसी है। ये सारी चीजें एनपीओ के इनकम के साधन हैं। उसके बाद जो है कैपिटल फंड, एनपीओ में जो एक्सेस होता है, एसेट ज्यादा होता है, लायबिलिटीज लेस करने के बाद जो आता है उसको कैपिटल फंड कहा जाता है। सरप्लस, एनपीओ में जो इनकम से, एक्सपेंडिचर से जो इनकम ज्यादा होता है उसको सरप्लस कहा जाता है। ट्रांजैक्शन, एनपीओ में ज्यादातर लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैश ही होते हैं, इसलिए कि डोनेशन जिसको देना है, सब्सक्रिप्शन देना है तो वो कैश ही देता है, और जहाँ एक्सपेंडिचर करना है तो वहाँ लगभग कैश ही किए जाते हैं। अकाउंट, एनपीओ अपने यहाँ कुछ खाते बही रखती हैं, तैयार करती हैं, रिसिप्ट और खाते बाही रखती हैं कि कितना कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ एक्सपेंडिचर किया गया है, ये सारी चीजें उनको रिकॉर्ड रखना है। इसके लिए वो 3 अकाउंट बनाती हैं मुख्य रूप से वर्ष के अंत में, मतलब 31 दिसंबर को या फिर 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर के या अकाउंटिंग ईयर के अंत में जो है 3 अकाउंट बनाती हैं, जिसमें पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट बनाती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कुछ इंपोर्टेंस वर्ड एनपीओ के, जैसे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, जस्ट वही है जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, उसी तरह कैपिटल फंड बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। मगर कैपिटल नहीं लिखा जा सकता एनपीओ में, पर्पस इसका सेवा करना, वेलफेयर है, इसीलिए यहाँ पर कैपिटल फंड लिखते हैं। दूसरा सरप्लस, सरप्लस बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब सरप्लस को कहा जा सकता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और कैपिटल फंड एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, या डिफिक्ट किसको कहते हैं तो एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम को क्या कहेंगे आप,
डिफिक्ट कहेंगे। हॉनोरेरियम प्राथमिक ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़े लोग होते हैं टॉप लेवल के, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको जो प्राथमिक दिया जाता है उनको सैलरी वेजेस नहीं कहा जाता है, इसीलिए उसको ऑनरेरियम कहा जाता है। ये भी रिवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है। लाइफ मेंबर फी मतलब कोई सदस्य, कोई मेंबर अगर से एक ही बार आजीवन अपने जीवन काल में एक ही बार चंदा दे देता है और पूरे जीवन काल के लिए मेंबर बन जाता है, इसको लाइफ मेंबर फी कहा जाता है। ये कैपिटलाइज होते हैं। लेजेसी, कोई डिसेड पर्सन है, कोई व्यक्ति ये एग्रीमेंट ये साइन करके कर देता है एनपीओ के कि हमारे मरने के बाद जो भी हमारी संपत्तियां हैं, हमारे जायदाद हैं, एनपीओ इसका वारिस हो जाएगा, हकदार हो जाता है, तो इसको लेजेसी कहा जाता है। इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड क्या है? तो जो गैर व्यापारिक संस्था के जो स्पेशल डोनेशन होते हैं उसको एक स्पेशल फंड में, रिजर्व में एक जगह एकत्रित किया जाता है, एक जगह इकट्ठा रख दिया जाता है, इसी फंड को आप इंडोमेंट फंड कहते हैं। अब चलिए गैर व्यापारिक संस्थाओं के इनकम के साधन। तो इनकम के बहुत सारे साधन हैं, जिसमें जो है मुख्य रूप से इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो सब्सक्रिप्शन है, चंदा है। तो एनपीओ के जो मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो आपस में डेली, वीकली, मंथली, ईयरली आपस में एक फिक्स्ड अमाउंट कलेक्शन करते हैं, जिसको सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब हुआ मेंबर फी, मेंबर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो है, चूंकि ये डेली, वीकली कलेक्शन किया, पहले हम लोग जान लें कि इनकम और एक्सपेंडिचर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक रिवेन्यू और एक कैपिटलाइज। रिवेन्यू किसको कहते हैं? रिवेन्यू वो इनकम एक्सपेंडिचर जो बार बार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जिसमें बदलाव होती रहती है, यानी कि जिसका ट्रांजैक्शन, लेन देन मैक्सिमम 1 ईयर में हो जाना है, तो उसको रिवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटलाइज इनकम एक्सपेंडिचर वो इनकम एक्सपेंडिचर जो कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में या लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए किए जाते हैं, या ओवर 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए जब इनकम एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, जिसमें बदलाव 1 साल से ज्यादा पे आता है, उसको कैपिटलाइज कहते हैं। और इनकम एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू आइटम के होते हैं उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाता है, और जो कैपिटलाइज नेचर के होते हैं उसको बैलेंस शीट में लिखा जाता है। तो हम बात कर रहे थे सब्सक्रिप्शन, चंदे की। तो मेंबर फी होता है, तो ये डेली, वीकली, मंथली, ये ईयर में मिल जाता है, इसीलिए ये रेवेन्यू होता है, इसीलिए इनको कहाँ लिखते हैं आप? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दूसरा लाइफ मेंबर फी है, तो लाइफ मेंबर फी तो एक ही बार मिलता है पूरे जीवन के लिए, तो इसको कैपिटलाइज माना जाता है और इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखते हैं। उसके बाद जो है डोनेशन, दान किसको कहा जाता है? तो डोनेशन एनपीओ जो पब्लिक होता है, बाहरी लोग जो होते हैं, एक्सटर्नल जो पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं? एनपीओ को, गैर व्यापारिक संस्थाओं को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं कि एनपीओ अच्छा काम कर रहा है, वेलफेयर काम कर रहा है, तो आम पब्लिक भी उसकी मदद करती है, पैसे से, अपनी संपत्तियों से मदद करती है, उसी को क्या कहते हैं? डोनेशन। डोनेशन एक प्रकार की सहायता है, हेल्प है, जो जनरल पब्लिक के द्वारा एनपीओ को पे के रूप में, कैश के रूप में, एसेट्स के रूप में दिए जाते हैं। ये जो डोनेशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोनेशन। फर्स्ट जनरल डोनेशन, समान दान, वो दान जिसका नाम ना लिखा हो, जिसको किसी स्पेशल नाम के नाम पे, काम के नाम पे ना दिया जाओ, उसको जनरल डोनेशन कहते हैं। जैसे आपने कोई भी मंदिर, मस्जिद, संस्थाएं में या कोई भी संस्थाएं में जो है पैसा जो है डोनेट कर दिया, उसको कहा नहीं कि हम गेट के लिए दिए हैं या फिर ये पर्पस के लिए दिए हैं, तो जनरल डोनेशन है, उसका कहीं भी प्रयोग हो सकता है, उसको रेवेन्यू माना जाता है। स्पेशल डोनेशन वो डोनेशन जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए दिया गया है कि हमारा पैसा जो लगेगा तो चबूतरे में लगेगा या हमारे पैसे से बुक ही खरीदा जाएगा, तो उसका स्पेशल नाम रख दिया, तो स्पेशल डोनेशन हो गया। जब स्पेशल डोनेशन है वो कैपिटलाइज हो गया, और कैपिटलाइज की जगह सीधे बैलेंस शीट में होती है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में चला जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है
यहाँ पर लेजेसी है, तो लेजेसी जो है तो बार बार तो रिसीव नहीं होता है, कोई डिसेंट पर्सन जो है वो डोनेट करता है, इसीलिए उसको स्पेशल डोनेशन का पार्ट माना जाता है। तो उसकी जगह कहाँ होनी चाहिए, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में और इंडोमेंट फंड के हेडिंग के अंतर्गत होती है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ग्रांट, सरकार के द्वारा एनपीओ को, गैर व्यापारिक संस्थाओं को फाइनेंशियल रूप से हेल्प किया जाता है। प्रधानमंत्री फंड के रूप में, मुख्यमंत्री फंड के सहायता मिल गया आपको, कोई सांसद है, कोई एमपी है, कोई विधायक है, उसके द्वारा हेल्प मिल जाता है, मदद करने के लिए वित्तीय सहायता मिल जाती है। इसी को गवर्नमेंट ग्रांट कहा जाता है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, एनपीओ की जो इनकम होती है, गैर व्यापारिक संस्थाओं की जो आय होती है, जो सरप्लस होता है, उसको आपस में तो बंटवारा किया नहीं जाता है, इसलिए कि इसका पर्पस होता है वेलफेयर करना, सेवा प्रोवाइड करना। ऐसी परिस्थिति में एनपीओ जो है अपनी इनकम को, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, एनपीओ के जो चौथे साधन है वो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब विनियोग से आए गैर व्यापारिक संस्था के जो इनकम होते हैं एक्सपेंडिचर करने के बाद उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिससे इंटरेस्ट मिलता है। या एनपीओ ने कहीं बिल्डिंग बना दिया है, मल्टीपर्पस हॉल बना दिया है, उससे फी मिल रहा है, उससे रेंट मिल रहा है, ये सब इनकम के साधन है, ये सब रेवेन्यू इनकम है और इसको इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा जाता है। ख्याल रहे, अगर कैश मिल रहा है कोई भी गैर व्यापारिक संस्था को या कैश पेमेंट हो रहा है तो वो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। उसके साथ साथ रेवेन्यू है तो इनकम एक्सपेंडिचर में और कैपिटलाइज है तो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। इसमें जो ऑडिटिंग गैर व्यापारिक संस्था के जो खातेबाही जो बनाती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, इसका वर्ष के अंत में ऑडिटिंग भी कराया जाता है कि इसका उद्देश्य वेलफेयर करना होता है, जन कल्याण करना होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कमी तो नहीं है, अपना तो वेलफेयर जन कल्याण तो नहीं ना कर रहे हैं, तो इसके लिए इसकी जांच कराना जरूरी होता है, जिसको ऑडिटिंग कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गैर व्यापारिक संस्था अपने यहाँ ये जानना चाहती है कि पूरे वर्ष के दौरान कितने कैश आए हैं और कितने कैश गए हैं, कौन कौन से आइटम पे कितना कितना पेमेंट किया गया है और कौन कौन से आइटम से कितना कितना रिसिप्ट किया है। उसके लिए गैर व्यापारिक संस्था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है, कैश का स्टेटमेंट जिसको कहा जाता है। और ये जो है टू बैलेंस बीडी ओपनिंग से शुरू होता है। अगर कैश बैलेंस है तो कैश लिख दीजिए, दोनों बैलेंस है तो कैश बैंक दोनों लिख दीजिए। इसमें किसी भी वर्ष से रिलेटेड इनकम एक्सपेंडिचर ये कैश को लिखा जाता है, चाहे करंट ईयर हो, प्रीवियस ईयर हो या एडवांस ईयर हो। रिसिप्ट है तो रिसिप्ट में जैसे चंदा 21, 22, 23 तीनों साल का लिखा गया है। प्रीवियस अगर 22 का हम बना रहे हैं तो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और एडवांस ईयर। उसके बाद जो है कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों प्रकार से लिखते हैं, पेमेंट में भी रिसिप्ट में भी। सिर्फ और सिर्फ इसमें कैश को देखते हैं, नन कैश आइटम का इसमें जगह नहीं है। नन कैश आइटम में जो है आपके डिप्रेसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम एक्रूड, ये नन कैश आइटम है, इसको नहीं लिखते हैं। मतलब कहने का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ के द्वारा बनाए जाते हैं कैश का पोजीशन जानने के लिए, वर्ष के दौरान कौन कौन से आइटम से कैश कितना आया और कौन कौन आइटम पे कैश कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ओनली कैश। और कैश को रिवेन्यू और कैपिटलाइज दोनों प्रकार के कैश रिकॉर्ड होते हैं और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एडवांस ईयर तीनों प्रकार के कैश। और इसका ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक से शुरू होता है और बाई बैलेंस सीडी कैश या बैंक पे खत्म होता है। चलिए इसका डिफिनेशन देख लें। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट prepared by NPO for the purpose of cash receipt and cash payment during the year. It is a summary of cash book. वही चीज है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्यों है, चूंकि इसमें कैश का लिखा होता है और कैश रियल अकाउंट है इसीलिए रियल अकाउंट। दूसरा इसका बेसिस क्या होगा, तो कैश बेसिस है, सिर्फ कैश का लिखा होता है, ये कैश बुक का समरी है। उसके बाद इसके फीचर्स क्या है, तो इट इज ए रियल अकाउंट, कैश बेसिस, नॉट इंक्लूड, इसमें नन कैश आइटम को शामिल नहीं किया जाता है। डिप्रेसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, प्रेजेंट रेवेन्यू एंड कैपिटलाइज कैश, इसमें रेवेन्यू और कैपिटलाइज दोनों प्रकार के कैश को लिखे जाते हैं। प्रेजेंट ऑल कैश, इसमें सारे कैश को लिखे जाते हैं, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और एडवांस ईयर।
उसके साथ साथ क्लोजिंग बैलेंस भी, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आता है बाई बैलेंस शीट वो कैश और बैंक आता है, या तो कैश आता है नहीं तो बैंक। उसके बाद जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, चूंकि एनपीओ है तो गैर व्यापारिक संस्था ये भी जानने की इच्छुक होती है कि जिस वर्ष हम अकाउंट तैयार कर रहे हैं उस वर्ष यानी कि अकाउंटिंग ईयर या करंट ईयर में कितने रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर हुए हैं, इसको जानने के लिए एनपीओ के द्वारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए जाते हैं। इसका ये जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मगर चूंकि इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है इसीलिए ये प्रॉफिट और लॉस ना लिख करके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखते हैं, मगर सारा काम वही है जो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में किए जाते हैं। चलिए, ये वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। इधर इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होता है, क्लोजिंग बैलेंस जो है सरप्लस आता है या डिफिक्ट आता है। जो प्रॉफिट और लॉस लिखते थे उसी को सरप्लस और डिफिक्ट लिखते हैं एनपीओ में। चलिए, इसका डिफिनेशन देख लीजिए। इनकम इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, चूंकि इनकम और एक्सपेंडिचर नाम से पता चल रहा है तो ये कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट है। प्रिपेयर बाय द एनपीओ फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर रिलेटेड फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर से संबंधित रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर को इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। करंट ईयर से संबंधित और रेवेन्यू होना चाहिए, मतलब इसमें, और इसका बेस जो होता है एक्रूड होता है। इसमें कैश को भी लिखते हैं और नॉन कैश आइटम और उसके साथ साथ बकाये सबको लिखते हैं, मगर रेवेन्यू होना चाहिए करंट ईयर से। कैश आइटम नॉन कैश आइटम सबको लिखते हैं, ये जो है एक्रूड बेसिस है। अब इसके फीचर्स देख लें। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, यह नॉमिनल अकाउंट है। एक्रूड बेसिस, इसमें कैश नॉन कैश आइटम दोनों को लिखते हैं। सिर्फ करंट ईयर से संबंधित होना चाहिए। नॉट इंक्लूड कैपिटलाइज इनकम एक्सपेंडिचर, इसमें कैपिटलाइज इनकम एक्सपेंडिचर को शामिल नहीं करते हैं। प्रेजेंट्स रेवेन्यू आइटम्स ओनली, इसमें केवल रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। प्रेजेंट ओनली अकाउंटिंग ईयर या करंट ईयर, इसमें सिर्फ अकाउंटिंग ईयर या करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर को लिखते हैं और जो रेवेन्यू होने चाहिए। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस और डिफिक्ट, इसका क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस या डिफिक्ट शो करता है, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है तो डिफिक्ट, और इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस शो करता है। अब हम लोग बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दोनों के बीच अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है। तो पहला है कि जो फीचर्स लिखे हैं उसी को आप अंतर में बदल सकते हैं। ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसका कैश बेसिस है, इसका एक्रूड बेसिस है। इसमें नॉन कैश आइटम को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें नॉन कैश आइटम को भी शामिल किया जाता है। ये रेवेन्यू और कैपिटलाइज दोनों कैश को लिखते हैं, ये सिर्फ रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एडवांस ईयर सभी तरह के कैश को लिखते हैं। इसमें सिर्फ करंट ईयर या अकाउंटिंग ईयर्स के इनकम एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस कैश और बैलेंस बैंक बैलेंस से शुरू होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी बाई बैलेंस शीट कैश और बैंक पे खत्म होता है, जबकि इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होता है, कहीं से शुरू हो सकता है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस और डिफिक्ट होता है। इतनी बातें अंतर तो समझ में आ गई। कभी कभी ये भी पूछता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये कभी कभी ये भी पूछता है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों के बीच अंतर क्या है। तो पहला अंतर यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको एनपीओ के द्वारा बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है प्रॉफिट और लॉस शो करते हैं, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर सरप्लस और डिफिक्ट शो करता है। तीसरा अंतर, प्रॉफिट और लॉस को मेंबर के बीच, शेयर होल्डर्स के बीच, पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जबकि सरप्लस और डिफिक्ट का बंटवारा नहीं होता है। चौथा अंतर की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ कैपिटल होते हैं, जबकि एनपीओ के यहाँ कैपिटल फंड होते हैं। ये डिफरेंस हो गए। उसके बाद ये भी पूछ सकता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक दोनों में अंतर क्या है। तो पहला अंतर यह है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं, जबकि कैश बुक डेली बनाया जाता है। दूसरा अंतर क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है एनपीओ बनाती हैं, कैश ट्रांजैक्शन जिनका होता है, और दूसरा जो है कैश बुक जो है एनपीओ और सभी ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। तीसरा अंतर क्या है कि कैश बुक को पहले बनाया जाता है, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बाद में बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये भी पूछता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एनपीओ दोनों के बीच अंतर क्या है। तो पहला अंतर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस लाभ कमाना और एनपीओ का पर्पस वेलफेयर और सेवा देना। दूसरा अंतर,
एनपीओ के यहाँ कैपिटल फंड होता है, जबकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ कैपिटल होता है। तीसरा अंतर, एनपीओ के यहाँ सरप्लस और डिफिक्ट होता है, जबकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ प्रॉफिट और लॉस होता है। चौथा अंतर जो है, एनपीओ अपने यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, जबकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। पांचवा अंतर, सरप्लस और डिफिक्ट का बंटवारा नहीं होता है, जबकि वहाँ प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर में हो जाता है। ये अंतर हो गए। उसके बाद में आप कभी कभी ये भी पूछता है कि आउटस्टैंडिंग को क्या करना है आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और प्रीपेड एक्सपेंसेज है, तो इसका क्या करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो या फिर आपका सब्सक्रिप्शन हो या प्रीपेड एक्सपेंसेज हो या आपका सब्सक्रिप्शन हो, क्या करेंगे। सिर्फ आउटस्टैंडिंग है, उसका डेट नहीं दिया है, तो उसको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। मान लीजिए कि ये करंट ईयर का है, सिर्फ प्रीपेड दिया है, तो इसका मतलब इसी साल आपने एडवांस दिया है। किस साल के दिया है, अगले साल के लिए, तो इसका रिलेशन इस साल से नहीं है, इसलिए माइनस कर दीजिए। अगर से आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग दिया है, बिगिनिंग, और ये दिया है क्लोजिंग, उसी तरह प्रीपेड भी दिया है बिगिनिंग, और ये दिया है क्या चीज, क्लोजिंग। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग शुरुआत में बकाया कहाँ से चला आया, पिछले साल का होगा, इसलिए कि पिछला साल जो क्लोजिंग होता है, नया साल जो है ओपनिंग होता है, पिछले साल का है, माइनस कर दीजिए। क्लोजिंग है, इसी साल दिया है, तो प्लस कर दीजिए। प्रीपेड की बात कीजिए, तो प्रीपेड अगर से बिगिनिंग है, तो इसका मतलब पिछला साल एडवांस दिया गया है, किस साल के लिए, ये साल के लिए, इस साल से रिलेशन है, प्लस कर दीजिए। अगर से क्लोजिंग है प्रीपेड, इस साल के लास्ट में आपने एडवांस दिया है, आने वाले साल के लिए, माइनस कर दीजिए, इस साल से उसका संबंध नहीं है। ख्याल रहे कि जो भी आउटस्टैंडिंग होता है, हम लोग मानते आए हैं कि वो लायबिलिटीज है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में लिखा जाता है, और जो प्रीपेड होते हैं उसको माना जाता है एडवांस दिया है आपने, तो आपके लिए एसेट्स हैं। मगर चंदे के मामले में जस्ट अपोजिट होता है। अगर से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो बकाया चंदा है, एनपीओ को लेना है, तो वो एसेट साइड में लिखा जाएगा। अगर से सब्सक्रिप्शन प्रीपेड है, तो उसको लायबिलिटीज माना जाता है कि कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन आने वाले समय का पहले पेड कर दिया, तो जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक एनपीओ के लिए लायबिलिटीज बनी रहेगी। समझ में आ गया कि अगर से प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है तो उसको लायबिलिटीज मानिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो उसको एसेट्स मानिए, और बाकी जो आइटम है तो वो जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है तो लायबिलिटीज, और प्रीपेड एक्सपेंसेज है तो एसेट्स है। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।